दिव्या को चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और तभी उसे अपने सामने एक लंबे बालों वाली लड़की फिर से दिखाई देती है, जो अपने खून से सने हाथों से दिव्या को अपने करीब बुलाती है। ये देखकर दिव्या का कलेजा मुंह को आने लगता है और उसका चेहरा डर से पूरा सफेद हो जाता है। अगले ही पल उस लड़की के वो हाथ अपने आप लंबे होने लगते हैं और देखते ही देखते वो दिव्या के गले तक पहुंच जाते हैं। दिव्या का दम घुटने लगता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़की के हाथों को अपनी गर्दन से छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस लड़की की पकड़ समय के साथ साथ और मजबूत होने लगती है। दिव्या को लगता है जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी दिव्या साथ में पड़े एक फ्लावर वास को उठाकर उस लड़की के हाथों पर मारती है और देखते ही देखते वो लड़की फिर से वहां से गायब हो जाती है। दिव्या जोर जोर से खांसने लगती है और दहशत में इधर उधर देखने लगती है। ऊपर इन सभी बातों से बेखबर विशाल तो बस निकिता की आंखों में इस कदर खोया हुआ है कि विशाल को उसके अलावा और कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा होता। एक अनजान लड़की निकिता के होटल राजमहल में आ जाने की वजह से सब उथल पुथल हो गया। उसने विशाल को दिव्या से इतना अलग कर दिया कि मुसीबत के वक्त भी विशाल ना तो दिव्या के पास पहुंच पा रहा है और ना ही दिव्या की पुकार विशाल के कानों तक पहुंच पा रही है। उस लड़की में ना जाने ऐसा कौन सा नशा है जो विशाल उसकी नजरों में डुबकियां लगाए जा रहा है। दिव्या को बुरी तरह से गिरने की वजह से काफी चोट लग गई है और वो दर्द और घबराहट की वजह से फूट फूट कर रोने लग गई है। उसने एक बार फिर डरते डरते अपना चेहरा ऊपर सीढ़ियों की तरफ उठाया तो देखा कि अब वहां पर कोई भी नहीं है। हैरानी से दिव्या इधर उधर अपना चेहरा घुमाते हुए देखने लगती है, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा। वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है और दिव्या की सांसों के अलावा दूर दूर तक किसी चीज की कोई आवाज नहीं आ रही है। जब दिव्या ने देखा कि वहां पर कोई नहीं है तो उसकी जान में जान आई और उसने चैन की सांस ली। वो अपना सर पकड़कर वहीं नीचे जमीन पर कुछ देर के लिए सीधे होकर अपनी आंखें बंद करके लेट गई, मगर उसका ये सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ ही देर बाद उसको अपने चेहरे पर एक गीलापन महसूस हुआ। दिव्या ने अपने गाल पर हाथ लगाया और अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर खून गिरा हुआ है। उसी वक्त अचानक से उसके माथे पर एक और खून की बूंद टप की आवाज के साथ आकर गिरी। इसी तरह कुछ ही देर में एक साथ कई सारी बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी और उसका पूरा चेहरा खून के रंग में लाल हो गया। दिव्या ने तुरंत अपनी आंखों से ऊपर देखा तो वो खून की बूंदें कहीं और से नहीं बल्कि हॉल में लगे हुए उस बड़े से झूमर से गिर रही है। उस झूमर के ऊपर वही आत्मा लटकी हुई है जो अभी कुछ देर पहले दिव्या को मारने के लिए सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो एक टक सिर्फ और सिर्फ दिव्या के चेहरे की तरफ देख रही है और उसके शरीर से बहता हुआ खून दिव्या के चेहरे पर गिर रहा है। वो आत्मा दिव्या को देखकर हैवानियत भरी हंसी हंसने लगी और उसकी हंसी के साथ साथ होटल राजमहल की हर एक दीवार से भी वैसी ही हंसी की आवाज आने लगी। ये देखते ही दिव्या के होश उड़ गए और उसकी हालत काफी खराब होने लगी। वो उस आत्मा को देखने के बाद इतना ज्यादा डर गई कि उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही है। वो चिल्लाना चाहती है मगर ऐसा लग रहा है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया हो। तभी अचानक से उस आत्मा ने अपना हाथ नीचे दिव्या की तरफ बढ़ाया और उसी वक्त वो पूरा झूमर अपनी पूरी स्पीड के साथ नीचे दिव्या की ओर बढ़ने लगा। उस झूमर को अपने ऊपर गिरते हुए देखकर दिव्या थर थर कांपने लगी और जोर से चिल्लाई। वो जानती है कि अब वो चाहकर भी वहां से कहीं नहीं भाग सकती और अब उसकी मौत पूरी तरह से तय है। उसने घबराकर अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो झूमर दिव्या को छू भी पाता, एक झटके में सब कुछ कहीं गायब हो गया। जब बहुत देर तक कुछ भी नहीं हुआ तो दिव्या ने घबराते हुए
धीरे धीरे से अपने हाथों को अपने चेहरे से हटाया और देखा तो वो झूमर अपनी जगह पर लटका हुआ है और वहां पर कोई आत्मा नहीं है। दिव्या ने तुरंत अपने चेहरे पर हाथ लगाकर देखा तो उसके चेहरे पर भी बिल्कुल खून नहीं है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों पड़े हो तुम लोग मेरे पीछे? क्या किया है मैंने? दिव्या ने रोते रोते चिल्लाकर अपने आसपास देखते हुए पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ये आत्माएं उसके पीछे क्यों पड़ गई हैं। विशाल, कहाँ हो तुम? प्लीज यहाँ आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। विशाल, प्लीज यहाँ आ जाओ। दिव्या रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ गई, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के पायलों की छन छन करती हुई आवाज सुनाई। दिव्या ने तुरंत चुप होकर अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाया, मगर वहां पर कोई भी नहीं है। उसने अपने आंसू साफ किए और वो घबराते घबराते तुरंत खड़ी हो गई। वो ध्यान से अपने आसपास की चीजों को देखने लगी। तभी एक बार फिर उसके पीछे से एक छन छन करती हुई आवाज आई, जैसे कोई लड़की भागते हुए उसके पीछे से गुजरी हो। दिव्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर हर बार की तरह इस बार भी वहां पर कोई नहीं है। उसने काफी परेशान होकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आखिर कौन है यहाँ पर? सामने क्यों नहीं आते? चाहते क्या हो तुम मुझसे? लेकिन इस बार भी उसे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। दिव्या का शरीर डर से थर थर कांप रहा है और चोट लगने की वजह से उसके सिर में काफी दर्द हो रहा है, मगर फिर भी वो धीमे कदमों से आगे बढ़ती हुई उसी तरफ जाने लगी जहां से वो आवाज आई थी। उस जगह पर गहरा काला अंधेरा छाया हुआ है और ऐसे अंधेरे में कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल है, मगर इसके बावजूद दिव्या ने हार नहीं मानी और वो डरते डरते आगे बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ इन सब चीजों से अनजान विशाल निकिता की बाहों में खोया हुआ है। उसने निकिता को बाथरूम में फिसलने से बचाने के लिए दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ी हुई है। वो दोनों इस वक्त भी एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए हैं। विशाल ने ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा। निकिता की आंखें काफी बड़ी बड़ी और नैन नक्श काफी सुंदर है। उसके होठों के पास एक तिल है, जिसे देखकर विशाल के दिल की धड़कन काफी बढ़ गई। वो इस वक्त बस कैसे भी करके निकिता के तिल को चूमना चाहता है। उसने एक हाथ से कसकर निकिता की कमर पकड़ी और दूसरे हाथ से धीरे से उसके बाल उसके कान के पीछे कर दिए। वो दोनों इस वक्त बेहद नजदीक हैं और विशाल के छूने की वजह से निकिता शर्माकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। उसकी लंबी घनी पलकें उसकी आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं। विशाल अब अपने आप को और नहीं रोकना चाहता। उसने अचानक से निकिता को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। निकिता ने भी अपने दोनों हाथों से विशाल को पकड़ा हुआ है और वो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देख रही है। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते और बस किसी भी तरह से एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाना चाहते हैं। जिस वक्त विशाल निकिता के साथ रोमांस कर रहा है, उस वक्त दिव्या के लिए अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। वो पायल की छन छन करती हुई आवाज के पीछे पीछे जा रही है। उस जगह पर एक लॉबी है जहां पर एक टेबल के सिवा और कुछ नहीं रखा। उस टेबल के ऊपर एक एंटीक फ्लावर पॉट रखा हुआ है जिस पर काफी रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं। वहां जाकर जब दिव्या को कुछ नहीं मिला तो उसने एक चैन की सांस ली, मगर तभी अचानक से वो फ्लावर पॉट हिलने लगा। दिव्या ने घबराकर उसी तरफ देखा तो पाया कि वो फ्लावर पॉट बिना किसी मदद के अपने आप चल रहा है। ये देखकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराती हुई अपने कदम पीछे लेने लगी, मगर उस फ्लावर पॉट का हिलना बंद नहीं हुआ। हर बीते सेकंड के साथ उसका हिलना और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है, जिसकी आवाज
पूरे होटल राजमहल में गूंज रही है। ये सब देखकर दिव्या बहुत ज्यादा घबरा गई और उसी टेबल की तरफ देखते हुए अपने कदम पीछे खींचने लगी। मगर कुछ ही देर बाद उसकी पीठ एक दीवार से जा लगी। उसने देखा कि अब वो पीछे नहीं हट सकती, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मुरली, बंसी, कहाँ हो तुम लोग? विशाल नहीं आ रहा, मगर कम से कम तुम तो मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। वो तुरंत वहां से निकलकर एक बार फिर हॉल में पहुंच गई, मगर जैसे ही वहां पर आई उसने देखा कि वहां पर एक आदमी खड़ा है। दिव्या को सिर्फ उस आदमी की पीठ नजर आ रही है और उसने धोती कुर्ता पहना हुआ है। वो आदमी बिना हिले डुले एक जगह पर खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ देख रहा हो। दिव्या उस आदमी को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी रात को यह आदमी होटल राजमहल के अंदर क्या कर रहा है। उसने हैरानी से उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं और आपको यहाँ पर क्या काम है? मगर उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे दिव्या की आवाज उसके कानों तक ही ना गई हो। सुनिए, आप है कौन? जब बहुत देर के बाद भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो दिव्या ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसी वक्त अचानक से उसका सर पूरी तरह से पीछे घूम गया और उसी वक्त वहां पर जोर से चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी, जिसे देखकर दिव्या डर कर चीख उठी। उस आदमी के चेहरे पर कोई चमड़ी नहीं है और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे हैं जो इस वक्त सिर्फ दिव्या को ही देख रहे हैं। अचानक से पूरे होटल राजमहल के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और रोने चिल्लाने की आवाजें पूरे होटल में गूंज गई। देखते देखते एक एक करके वहां पर लगे हुए बिजली के सारे बल्ब एक जोर की आवाज के साथ टूटने लगे और उन आवाजों से घबराकर दिव्या ने अपने दोनों हाथों से कसकर अपने कानों को कवर कर लिया। उसी वक्त उसे बाहर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी, मगर वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये सब देखकर दिव्या ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही और सिसकते हुए रोने लगी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे एक तेज हवा का झोंका आया हो और उसके सारे बाल उड़ने लगे। दिव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर वही आत्मा खड़ी है जिसके पूरे शरीर से खून बह रहा है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाती हुई दिव्या की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों से बहता हुआ खून जगह जगह निशान बना रहा है। दिव्या उससे डरकर चिल्लाती हुई दूसरी तरफ भागी तो दूसरी तरफ उसे वो आदमी नजर आया और वो भी दिव्या की तरफ ही बढ़ रहा है। ये सब देखकर दिव्या अपनी आंखें बंद कर अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। अपने सामने उन दोनों आत्माओं को देखकर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। वो दोनों आत्माएं अब भी उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है और उनसे बचने के लिए दिव्या ने तुरंत अपने आप उठने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाती किसी ने कसकर उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे खींचने लगा। ये सब देखकर दिव्या बहुत ज्यादा घबरा गई और जोर जोर से जमीन पर हाथ मारते हुए चिल्लाने लगी, बचाओ! विशाल! विशाल! छोड़ो मुझे! नहीं! जाने दो मुझे! छोड़ो! विशाल! मगर इस बार भी कोई उसकी चीख पुकार नहीं सुन रहा और वो दोनों हाथ उसे खींचते हुए ले जा रहे हैं। तभी दिव्या को एक टेबल नजर आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टेबल को पकड़ लिया ताकि वो अपनी जान बचा सके। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और उसके दोनों हाथों में जगह जगह जख्म हो गए, मगर वो ज्यादा देर तक उस टेबल को पकड़ नहीं पाई और उसके हाथ छूट गए। वो अदृश्य शक्ति एक बार फिर उसे खींचते हुए ले जाने लगी और दिव्या एक बार फिर चिल्लाती हुई जमीन पर हाथ पटकते हुए अंधेरे की तरफ रेंगते हुए खींची चली जा रही है। एक अदृश्य शक्ति दिव्या को खींचते हुए एक अंधेरे कमरे तक ले आई और उसे लाकर वहीं पर पटक दिया। उसके तुरंत बाद वो शक्ति कहीं पर गायब हो गई।
जमीन पर पड़े पड़े दिव्या घबराहट और हैरानी से इधर उधर देखती रही, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही है और दर्द से उसकी पूरी बॉडी कांप रही है। उसके दिल की धड़कनें इस कदर तेज हो चुकी है कि वो उन्हें साफ साफ सुन सकती है। जब दिव्या ने देखा कि वहां पर कोई भी आत्मा उसे परेशान नहीं कर रही है, तो वो तुरंत उठने की कोशिश करने लगी, मगर उसने देखा कि इसी हादसे में उसके पैर में चोट लग गई है और उसे उठते हुए काफी दर्द महसूस हो रहा है। मैं अपने दर्द से हार कर यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। इतना सोचते हुए दिव्या ने एक बार फिर उठने की कोशिश की और लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर वो हैंडल को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो हैंडल खुल नहीं रहा है। अब इसे क्या हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा है? दिव्या अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती गई। तभी अचानक से उसे उस कमरे में किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। नहीं, मत मारो मुझे, नहीं, मैं जीना चाहती हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। वो आवाज किसी लड़की की है। वो लड़की काफी धीमी आवाज में रोते रोते किसी से गुहार लगा रही है। उस बात को सुनकर दिव्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उस लड़की का रोना और भी ज्यादा दर्दनाक हो गया। नहीं, मत मारो मुझे। दिव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा, मगर इसके बावजूद भी वो पसीने से तरबतर हो चुकी है। उसकी सांसें काफी तेज हो गई हैं और उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा दिव्या खोलने में नाकाम रही। आखिर में उसने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए अंधेरे में उस रोती बिलखती आवाज की तरफ अपना चेहरा घुमाया और फिर मुश्किल से पूछने की कोशिश की, कौन है वहां पर? मगर वो रोने की आवाज बंद नहीं हुई और ना ही किसी ने उसके सवाल का कोई जवाब दिया। क्या हो रहा है ये सब? ये कहां फंस गई हूं मैं? दिव्या उस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती और उस कमरे के अंदर भी नहीं रह सकती। नहीं, नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, नहीं। देखते ही देखते कुछ देर में वो रोने और बिलखने की आवाज तेज होती गई और आखिर में एक चीख के साथ सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। दिव्या ने उस आवाज से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को कसकर अपने कानों पर रख दिया और उस लड़की के साथ साथ चिल्लाने लगी, क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम? सब कुछ शांत हो जाने के बाद दिव्या ने धीरे से अपने कानों से अपने हाथों को हटाया। अब पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है और उसकी सांसों के अलावा किसी के वहां पर होने की कोई आहट भी सुनाई नहीं दे रही है। तभी दिव्या की नजर एक किनारे पर एक छोटे से कमरे की तरफ गई, जहां से उसे किसी लड़की के चिल्लाने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो दरवाजा देखने में काफी पुराना लग रहा है, जिसे शायद काफी सालों से किसी ने खोला नहीं है। दिव्या धीमे धीमे कदमों से उसौर गई और उसने घबराते घबराते वो दरवाजा खोलने की कोशिश की। दिव्या ने कांपते हाथों से उस दरवाजे के हैंडल को थामा और धक्का देकर उसे खोलने लगी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तभी उसके अंदर से काफी सारी मकड़ियां रेंगते हुए बाहर निकल आई। इतनी सारी मकड़ियों को वहां पर देखकर दिव्या बहुत ज्यादा डर गई और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई, मगर उन मकड़ियों के वहां से गायब होते ही उसे अंदर कुछ दिखाई दिया, लेकिन वहां जमी धूल के कारण दिव्या खांसती हुई थोड़ा पीछे की ओर चली गई। अचानक दिव्या को एक अजीब सा एहसास हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। तभी अचानक से एक चूहा चू चू की आवाज करता हुआ उसके सामने से भागता हुआ निकल गया और घबराकर दिव्या की चीख निकल गई।
दिव्या की डर के कारण हालत खराब होने लगती है और वो चाहकर भी पीछे देखना नहीं चाहती है, लेकिन तभी उसे किसी के पायलों की छन छन सुनाई देती। वो दरवाजा अपने आप एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुलने और बंद होने लगता है। दिव्या का पूरा बदन बुरी तरह से कांप रहा होता है। उसने बड़ी मुश्किल से पीछे पलटकर देखा। अंदर देखकर दिव्या के होश राफ्ता हो गए। उसका मुंह हैरानी और डर की वजह से खुला का खुला रह गया। एक पल को वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। अंदर और कुछ नहीं बल्कि एक कंकाल लटका हुआ है। उस कंकाल के चारों तरफ धूल जमी हुई है। दिव्या उस कंकाल को देखते ही समझ गई कि वो एक लड़की का कंकाल है, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां और पैरों में घुंघरुओं वाली पायल है। तभी अचानक से दिव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नजर उस कंकाल के गले पर पड़े हुए एक लॉकेट पर गई। वो उसी लॉकेट को देखते देखते उसके नजदीक जाने लगी। ये बिल्कुल वैसा ही गोल्ड हार्ट शेप लॉकेट है जैसा दिव्या ने राजवीर के कमरे में उसकी सीक्रेट अलमारी में देखा था। ये देखकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं और उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने कांपते हाथों से उस लॉकेट को हाथ में लेकर खोल कर देखा। उस लॉकेट में एक तरफ राजवीर की तस्वीर है और एक तरफ उसकी बहन की। उस तस्वीर को देखते ही दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गई और वो लॉकेट तुरंत उसके हाथों से छूट गया। वो तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। दीदी! दिव्या के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये तुम नहीं हो सकती दीदी, ये सब झूठ है, ये सब मेरे मन का वहम है, ये तुम नहीं हो तुम। दिव्या का मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये उसी की बहन का कंकाल है, मगर उसकी आंखें जो कुछ भी देख रही हैं वो उसे भी झुठला नहीं सकती। तभी उसने देखा कि उस कंकाल के सीने की तरफ हड्डियों के बीचों बीच एक खंजर घुसा हुआ है। किसी ने अपनी पूरी ताकत से उस खंजर को उसके सीने में घुसाया है और इसीलिए वो खंजर हड्डियों में ही फंस कर रह गया। ये देखकर दिव्या ने तुरंत अपने आप को संभाला और उस कंकाल को और भी ध्यान से देखने लगी। तो इसका मतलब है कि आप उस रात होटल राजमहल में जलकर नहीं मरी थी। किसी ने इस खंजर को आपके सीने के आर पार कर आपका खून किया था। मुझे पता था दीदी कि आप हम लोगों को छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। मुझे पता था कि आपके साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है, लेकिन आखिर आपके साथ ये सब किया किसने? इस होटल राजमहल में उस मनहूस रात को आखिर हुआ क्या था? ये कहते कहते दिव्या रोते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई। इस वक्त वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही है। उसकी बहन का कंकाल उसके सामने एक दीवार से लटका हुआ है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी बहन का खून किया किसने है। तभी अचानक से कमरे के अंदर तेज हवाएं चलने लगती हैं। दिव्या के बाल उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आने लगते हैं और एक पल को वो सब कुछ भूलकर अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आज रात उसके साथ ये सब क्यों और क्या हो रहा है। दिव्या को फिर से किसी अदृश्य शक्ति का आभास अपने आसपास होने लगता है। कमरे के अंदर चारों तरफ फैली हुई धूल उड़ उड़कर उसकी आंखों में जाने लगती है। अपने आंसुओं और धूल की वजह से उसकी नजर धुंधली होने लगी और वो अपनी आंखें मलती हुई खड़ी हो गई। दिव्या! इस बार आवाज उसकी दूसरी तरफ से आई। दिव्या ने एक बार फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर देखा, मगर इस बार भी वहां पर कोई नहीं है। दिव्या पसीने से तरबतर हो चुकी है। अब उसका डर इतना बढ़ चुका है कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। वो एक गहरी सांस लेते हुए घबराकर अपने चारों तरफ देख रही है। तभी अचानक से उसे अपने पीछे की दीवार से किसी के जोर जोर से सांसें लेने की आवाजें आने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि दीवारों से आ रही हैं। वो हांफते हुए इधर उधर देखने लगी। विशाल!
विशाल कहाँ हो तुम? दिव्या ने डर के मारे जोर जोर से विशाल को पुकारना शुरू कर दिया, मगर हर बार की तरह इस बार भी उसकी कोई चीख पुकार विशाल तक नहीं पहुंच रही। वो सांसों की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और पूरे कमरे में गूंज रही है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्या के बेहद नजदीक हो, जिसे दिव्या चाहकर भी देख नहीं पा रही है। तभी अचानक से हवा का एक झोंका आया और उसके हाथ पर अपने आप एक कट लग गया। दिव्या के हाथ से खून बहने लगा और वो दर्द से करहा उठी। उसने तुरंत वहां पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और खून को बहने से रोकने की कोशिश करने लगी। दर्द और घबराहट की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर ये सब उसी के साथ क्यों हो रहा है? आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो आज रात को हो रही इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गई है और उसने गुस्से से चिल्लाकर अपने आसपास देखा और पूछा, आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? आखिर तुम मेरी जान ही लेना चाहते हो तो एक बार में मुझे मारकर ये किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देते? इस तरह मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वैसे ही अचानक से एक अदृश्य शक्ति ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। इस खींचतान की वजह से दिव्या नीचे जमीन पर गिर गई और उसी अदृश्य शक्ति के साथ कमरे में घिसकने लगी। छोड़ो, बचाओ, विशाल! दिव्या जोर जोर से अपने दोनों हाथों को जमीन पर पटक रही है, लेकिन उसकी कोई तरकीब काम नहीं आ रही। वो बार बार मदद के लिए विशाल को पुकार रही है, मगर उसकी आवाज भी विशाल तक नहीं जा रही। दिव्या और विशाल के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। एक तरफ दिव्या कितना कुछ झेल रही है और वहीं विशाल को दूर दूर तक भी इस बात की भनक नहीं है कि दिव्या के ऊपर क्या बीत रही है। वो इस वक्त निकिता के आगोश में है और पूरी तरह से उसके जिस्म के जादू में खो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अनजान ताकत के वश में हो, जैसे उसका अपने ऊपर कोई काबू ही ना हो। वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। इस वक्त उसे अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा और वो पूरी तरह से निकिता से बंध चुका है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बिस्तर तक ले आया और प्यार से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगा। उसने अपना एक हाथ निकिता के गाल पर रखा और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। क्या तुम पूरी रात मुझे इसी तरह देखते रहोगे विशाल? निकिता ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में विशाल से पूछा। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं इसी तरह पूरी रात तुम्हें प्यार से देखता रहूं? विशाल ने उसके नजदीक जाकर पूछा, मगर निकिता ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और विशाल के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये देखना बहुत अच्छा लग रहा है, मगर अब मेरा जिस्म तुम्हारे लिए तड़प रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बाहों में भर लो विशाल। मैं चाहती हूँ कि अब हमारे बीच और कोई दूरी ना रहे। मैं जानना चाहती हूँ कि जब तुम मुझे छूओगे तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे अपना बना लो विशाल, मुझे अपना बना लो। जो तुम चाहती हो मैं भी उसी चीज के लिए तड़प रहा हूँ। मैंने अपने सपने में भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। तुम्हारा यह बदन और फिगर मुझे दीवाना बना रहा है। विशाल ने एक हाथ से उसकी कमर को दबाते हुए कहा, तुम्हारा ये मखमली मुलायम बदन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो फिर इंतजार किस बात का है विशाल? आओ, आज रात हम दोनों एक हो जाते हैं। आओ, मेरे करीब आओ विशाल। इधर विशाल निकिता की बाहों में है और वहां पर एक अदृश्य शक्ति दिव्या को खींचते हुए ले जा रही है। वो अदृश्य शक्ति दिव्या को खींचते हुए कमरे के दीवार तक ले गई, जहां पर एक कील गड़ी हुई है। उसने दिव्या को हवा में उठाकर उस कील पर टांग दिया। वो कील दिव्या की कमर में बुरी तरह से गड़ गई और वहां से खून बहने लगा। इस वक्त उसका शरीर दर्द की सारी सीमाएं पार कर चुका है। उसके पूरे शरीर पर जगह जगह घाव हो चुके हैं जिनसे खून बह रहा है और वो धीरे धीरे करके अपनी हिम्मत खोती जा रही है।
विशाल, प्लीज आ जाओ विशाल। दिव्या अपने आप को उस कील से छुड़ाने की कोशिश कर रही है, मगर उसका मांस उस कील में अटक चुका है, जिसकी वजह से खींचने पर उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। आज की रात दिव्या ने बहुत कुछ सहा है और उसके शरीर पर हुए अनेकों जख्मों के कारण उसका काफी खून बह चुका है और वो खुद को काफी कमजोर महसूस कर रही है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और उसे लगता है जैसे ये पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। इस तरह दर्द में तड़पते तड़पते दिव्या की आंखें बंद हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में मौजूद मल्लिका जोर से हंसती हुई कहती है, जो भी मेरे और विशाल के बीच आएगा, मैं उसे तड़पा तड़पा कर खत्म कर दूंगी। इसके साथ ही उसकी हंसी की गूंज पूरे होटल में गूंजने लगती है। तो क्या दिव्या का खेल यही खत्म हो गया है? दिव्या की बहन का खूनी कौन है? क्या विशाल दिव्या तक समय रहते पहुंच पाएगा या वो अपनी दिव्या को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा?